नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बजट में बहार, हिंदुत्व से प्यार। बजट में बहार भी है, हिंदुत्व से प्यार भी है। क्या है पूरा मसला, पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। संपूर्ण सिंहस्थ क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए सिंहस्थ को एक अविस्मरणीय अनुभव दिए जाने हेतु श्रेष्ठ जन सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था आवश्यक है। वर्ष 2025-26 के लिए इस मद में लगभग रुपये 2000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मोहन यादव सरकार के दूसरे बजट में प्रदेश को आगे बढ़ाने का विजन साफ नजर आया। बजट में विकास की बहार लाने की कोशिश भी दिखी, तो हिंदुत्व के लिए प्यार के दर्शन भी हुए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। धर्म, संस्कृति और पर्यटन के लिए 1160 करोड़, पिछले बजट से 133 करोड़ ज्यादा का प्रावधान। सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़, राम वन गमन पथ के लिए 30 करोड़, तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों के लिए 507 करोड़। महाकाल की तर्ज पर बनेगा ओंकारेश्वर महालोक। हर नगरीय निकाय में बनाए जाएंगे गीता भवन। गीता भवनों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। श्री कृष्ण पाथे योजना के लिए 10 करोड़। भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों का किया जाएगा विकास। सरकार की मंशा साफ है कि वो सनातन से जुड़े विषयों पर खुलकर पैसा दे रही है, जिसकी ताकीद प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री भी कर रहे हैं। ये बजट जो है पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े और सिंहस्थ आने वाला सिंहस्थ की तैयारियां हमने अभी से शुरू की हैं और 2000 करोड़ रुपए का बजट सिंहस्थ के लिए दिया गया है। ये अपने आप में अद्भुत अविस्मरणीय है। इससे आपको पता चलता है कि मोहन यादव जी की सरकार सिंहस्थ को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर रही है। मनगमन पथ पर भी इस बजट में प्रावधान किया गया और कृष्ण पाथेय, जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की, उन स्थानों को चिन्हित करके संदीप सिंह आश्रम से हम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बजट भारतीय संस्कृति को, हमारे पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बजट है। कांग्रेस सरकार के हिंदुत्व कार्ड पर सवाल खड़े कर रही है। गमन पथ की बात कर रहे हैं, 30 करोड़ रुपए दिए, तो भगवान राम को सिर्फ ये चुनाव में याद रखते हैं। तो कृष्ण भगवान तो बाद में आएंगे, पहले राम गमन पथ तो बन जाए। तो 10 करोड़ दे कृष्ण पथ में चाहे राम पथ में। मेरा ये आपसे स्पष्ट कहना है कि जब आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, लोगों की धार्मिक भावना जोड़ी, तो आपने उसके लिए बजट प्रोविजन क्या किया? 10 करोड़ के अंदर कौन सी सड़क बन जाएगी? जिनकी राजनीति करने का की बुनियाद ही सांप्रदायिक है, वो उसी पे आधारित होकर करेंगे। लेकिन कम से कम जिस जनता ने चुना है, जिस जनता ने चुना है, उस जनता का भी ध्यान रखें। मोहन सरकार अपने विजन के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें हिंदुत्व से प्यार भी खुलकर दिख रहा है। लगता है 2025-26 के बजट से सरकार ने चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। तो जिस तरह से एक स्लोगन था, जो अपनी पत्नी से करे प्यार, वो फला फला प्रोडक्ट से कैसे करें इनकार। तो जो सरकार राम मंदिर, जिसको प्रतिसाद पूरे देश से मिला, उत्तर भारत की पट्टी से, वो सरकार आई है, वो हिंदुत्व से कैसे करें इनकार। और यही बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा भी हो जाता है कि जहां इस पर लखन घनघोरिया जी बोल गए सांप्रदायिक एजेंडा है, हो गई कहानी साहब। देखिए, सांप्रदायिक एजेंडा कहा जा रहा है। क्या राम मंदिर का निर्माण सांप्रदायिक एजेंडा है? राम वन पथ गमन और कृष्ण पाथेय ये तैयार करना क्या सांप्रदायिक एजेंडा है? यही कांग्रेस उलझ जाती है कि अब क्या करे, हाँ करे ना करे। कुंभ में डुबकी लगाएं राहुल गांधी कि ना लगाएं, लगाएं तो मुसीबत, ना लगाएं तो मुसीबत, हो मुसीबत, हो मुसीबत, हो मुसीबत। और यही वो विषय है जहां कांग्रेस कभी इस ग्राउंड पर अपने को कंफर्टेबल नहीं पाती, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है अतीत में जो उसे मुश्किल में डालता है। शाहबानों से लेकर कई सब्जेक्ट हैं, और आगे भी देखती है तो उसके टॉप लीडर्स जो हैं वो कुंभ में नज़र नहीं आते हैं, राम मंदिर नहीं गए हैं अभी तक। तो कहे क्या कि दिग्विजय सिंह ने डुबकी लगा ली है, इतना काफ़ी है। पायलट साहब ने लगा ली, इतना काफ़ी है। बहरहाल
पहले वो देखिए बंसल न्यूज़ के सवाल, क्या बजट में हिंदुत्व के जरिए सरकार 2028 का एजेंडा सेट कर रही है? क्या मोहन सरकार पार्टी के कोर इशू को रणनीति के तहत आगे बढ़ा रही है? क्या हिंदुत्व वाले बजट पर निशाना साध कर कांग्रेस केवल विरोध की परंपरा निभा रही है? हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी, जर्नलिस्ट भी रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है। सुरेश राजे जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, वरिष्ठ विधायक, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में करीब करीब 4 दशक के सुदीर्घ अनुभव के साथ दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर, कैसे देखते हैं आप, मतलब बीजेपी हिंदुत्व से कैसे करे इनकार, एक तो ये मसला है, और जब इस पर आलोचना करती है कांग्रेस तो कांग्रेस ही उलझ जाती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो अब ये धर्म और राजनीति पर जो है बहस मुझे लगता है अब ख़त्म हो जानी चाहिए। अब ये हो गया है कि जो है जो धर्म है और जो राजनीतिक दल है, जो पार्टी है भाजपा, वो उस पर काम कर रही है और इसे पूरे जो वोटर है उसने स्वीकार किया है, उनका जो एजेंडा है उसको स्वीकार किया है। तो वोटर की मंशा के विपरीत तो आप कह नहीं सकते कि उनको पसंद नहीं आ रहा है इसलिए ये नहीं होना चाहिए। वोटर का मूड देख के कांग्रेस को जरूर अपने आप को बदलना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि बहुसंख्यक क्या चाहते हैं, जिसे मेजॉरिटी आप कहते हैं, तो मेजॉरिटी आपको तब मिलेगी सरकार चलाने की जब आप उनकी मंशा समझेंगे। जब आप मंशा नहीं समझ रहे हैं और अभी भी आप सोच रहे हैं कि अनुसूचित जाति का जो है वो अपना हिंदुत्व नहीं मानता, आदिवासी नहीं मानता, अल्पसंख्यक नहीं मानता, जब आप इस राजनीति में जाते हैं तो फिर कांग्रेस के हाथ शून्य आता है, क्योंकि बाकी वोट बट जाते हैं, उनके बहुत सारे दावेदार हैं। तो कांग्रेस को ये सोच बदलनी पड़ेगी। दूसरे, ये जो जिस तरह से लग रहा है कि साहब बहुत सारा पैसा दे दी, कुछ भी नहीं है। 0.4% टोटल कल्चर पर सरकार ने पैसा दिया है, मतलब आधा % भी जो है ना उसका बजट का 0.5% भी नहीं है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। टोटल अमाउंट आप देखेंगे कि उतना है नहीं जितना जो दूसरी चीज़ों पर दिया है सरकार ने। और जो सरकार ने जो चीज़ें रखी उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कौन करता है? वोटर करता है। आप चाहे उसे सड़क के नाम टोल रोड पर बनाए या धर्म के नाम पर बनाए, मुझे लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, इसमें धर्म जोड़ के कांग्रेस अनावश्यक अपना नुकसान करती है। जी, सुरेश राजे जी, क्या कहेंगे आप? न, देखिए, गुप्ता जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि भाजपा की नीति तो स्पष्ट है कि उन्हें हिंदुत्व की राजनीति करना है और वो कर भी रहे हैं और उसका लगातार उन्हें लाभ मिल भी रहा है। समय परिस्थिति ऐसी है। लेकिन गुप्ता जी ने दूसरी बात कही, मैं उससे भी पूरी तरह सहमत हूँ कि आखिर क्या दिया है। दिया तो उतना नहीं है जितना उसका आभा मंडल बनाया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सिंगार साहब ने बोला कि आपने 30 करोड़ दे दो या 300 करोड़ दे दो, तो इससे कुछ होना जाना तो नहीं है। क्योंकि पिछली बार जो बोला कि हम रामपथ बना देंगे, अब रामपथ तो बना नहीं, अभी अब कृष्णपथ की बात होने लगी। अच्छा है, बनाए, हम उसका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमें अपने पुराने वादों को भी। आपकी पार्टी से कह रहे हैं सांप्रदायिक एजेंडा है। नहीं, देखिए, मैं उसमें नहीं जाता कि उन्होंने क्या कहा जी, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मैं डिबेट में हूं, मैं आपके सामने हूं। मैं जो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आपका जो एजेंडा है, ठीक है, वो धर्म का एजेंडा अलग है, लेकिन क्या सिर्फ धर्म का ही एजेंडा है? बाकी एजेंडे आपने जो वायदे किए उन पे भी तो फोकस करना चाहिए। भाई, 2023 का जब चुनाव चल रहा था तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कहा 3100 में हम आपकी धान खरीदेंगे, 2700 में आपका गेहूं खरीदेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना का जितना बड़ा इन्होंने इवेंट बनाया और उसका लाभ चुनाव में मिला भी इन्हें। लेकिन क्या फिर वो 1250 से कहा था कि 1500 से 1700 से 2000 और हम इसे 3000 तक ले जाएंगे, क्या लेकर गए? किसान की बात करने वाली ये सरकार कहती है किसान की आय दोगुनी कर देंगे। तो आदरणीय शरद जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ गए वो वादे कि हम किसान को अटल ज्योति के नाम पर 24 घंटा बिजली गांव में देंगे, 10 घंटा बिजली देंगे कृषि क्षेत्र के लिए, खाद समय पर देंगे,
कहाँ है ये सब बातें? इन पे भी तो फोकस करना चाहिए, इन पे भी चर्चा होना चाहिए। आप चलिए, बजट की बिल्कुल, बात करें। बिल्कुल। पहले तो एक रिएक्शन मैं लेता हूँ जी। यशपाल जी का। यशपाल जी क्या कहेंगे? जी देखिए शरद जी, ये बजट सिर्फ हिंदुत्व के कार्ड को लेकर के या जिस प्रकार से कांग्रेस के लखन जी अभी आरोप लगा रहे थे कि सांप्रदायिक एजेंडा, इसको लेकर के नहीं है। अगर हम देखेंगे तो बजट को टीटीटी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल को भी बढ़ावा देने की बात करी है। और कांग्रेस को तो प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाएगा ये उम्मीद भी नहीं थी। हलफनामे दे रहे थे, हर सूरत पे कह रहे थे राम मंदिर तो बनेगा नहीं, धारा 370 कश्मीर से हट ही नहीं सकती है, खून की नदियां बह जाएगी। उसी प्रकार से अगर आज राम पथ गमन की बात कर रहे हैं, कृष्ण पथ गमन की बात कर रहे हैं, तो कल तक कांग्रेस जिन मुद्दों का विरोध करती थी और असंभव कहती थी, हमारे इसमें डिक्शनरी में असंभव नहीं है, हम सब संभव कर करके बताते हैं। और जिस मुद्दे को लेकर के शरद जी आज आपने डिबेट का विषय बनाया, इतने बड़े बजट को लेकर के 4 लाख करोड़ का, लेकिन आपने धार्मिक क्षेत्र को आपने आज विषय सामने आपने प्रस्तुत किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इससे पहले भी, तब जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान थे और तब लोक परिसरों का निर्माण 1 दर्जन से ज़्यादा, कुछ शहरों के नाम मुझे याद है, चित्रकूट है, ओरछा है, सलकनपुर है, ओंकारेश्वर है, मंदसौर है, भादवा माता है, मैयर माता जी है, ये इस प्रकार से लोक परिसर के निर्माण को लेकर के एक श्रृंखलाबद्ध निर्माण कार्य की श्रृंखला रखी थी। उसका परिणाम भी निकला शरद जी। देखिए वहाँ पर धार्मिक पर्यटक बड़ा है, रोजगार बड़ा है, और उसी ओंकारेश्वर पर अगर आदि शंकराचार्य की आदमकद प्रतिमा लगती है और उसी ओंकारेश्वर पर फ्लोटिन का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का यूनिट स्थापित होता है, तो देखिए ओंकारेश्वर की महत्वता न केवल ज्योतिर्लिंग को लेकर के थी, और आज उज्जैन में न केवल भूतवाहन महाकाल को लेकर के प्रसिद्धि है, बल्कि कितना बड़ा व्यापार और व्यवसाय वहाँ पर बड़ा, 5-5 लाख लोग आ रहे हैं, 7-7 लाख, 10-10 लाख लोग आ रहे हैं, और 2028 का सीमा भी हमको ही करना है। देखिए तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, इतिहास गवाह है, सिम्हस 12 साल में एक बार आता है शरद जी, और हर 12 साल में भगवान भोले शिव की आराधना करने का और कुंभ का आयोजन करने का सौभाग्य, चाहे 1968 के दशक से ले लें आप, लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मध्य प्रदेश में राम पथ गमन, कृष्ण पथ गमन, भोले बाबा शिव की नगरियों का निर्माण, नवीनीकरण करना, उनको लोक परिसर के रूप में तब्दील करना। देखिए कांग्रेस तो विधानसभा के इस बजट सत्र में सपोला बन करके और सपेरा बन करके और नकली सांप लेकर के आ रहे थे, उनके टिपारे में से सांप निकल रहे थे, और शरद जी हमारे टिपारे में से जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी नीतियां निकल रही थी। आज का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है। 15% अधिक बजट पारित हुआ है 4 लाख करोड़ का, और हमारा तो विजन है कि 2047 तक इसको कहाँ तक ले जाएंगे। तो ये देखिए, और सबसे बड़ा शरद जी, एक दिन सरकार ओवरड्राफ्ट नहीं हुई है। हमने कर्ज अगर लिया है तो कर्ज की अदायगी भी हम समय सीमा में कर रहे हैं, हम ब्याज लगातार समय पर भर रहे हैं। कर्जा वही लेता है जो कर्ज की चुकाने की ताकत और क्षमता रखता है। जी जी दिनेश जी, फिर अगर उसी मुद्दे पर लौटें कि कांग्रेस जिस तरह से इन मसलों पर उलझती हुई नज़र आती है और उसका रिएक्शन भी मिक्स्ड होता है। आपको भी याद होगा कि प्रदेश कांग्रेस में रामनवमी पर इतना बड़ा पोस्टर था कि ऊपर से लेकर नीचे तक प्रभु श्री राम का वो पोस्टर था। अब एकदम से कुछ नेता हिंदुत्व को लेकर 4 कदम आगे बढ़ने की रणनीति पे, अब दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र डुबकी लगाते हैं, पायलट साहब जाते हैं, वो डुबकी लगाते हैं, लेकिन पार्टी के टॉप लीडर कई बार दौरा बनने पर भी, ऐसा नहीं कि कोई अनिच्छा थी, लेकिन नहीं जा पाते हैं। ये चीज़ें क्या आपको लगता है कि ये एक मैसेजिंग को लेकर उलझन पैदा करती हैं? कांग्रेस एक साफ संदेश नहीं दे पाती इसको लेकर कि आखिर हिंदुत्व पर, ऐसे मसलों पर उसका नज़रिया क्या है? कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें कन्फ्यूजन तो हमें हर स्टेज पे दिखता है, इसीलिए उसको नुकसान हो रहा है कि उसे हिंदुत्व की राजनीति करना है या अपना जो मूल वो राजनीति करती रही जिस वोटर के साथ, उस पर टिके रहना है। अब यदि उस पर टिके रहना है तो फिर उसे जो बसपा हुआ या जो दूसरे रीजनल पार्टीज हैं उनसे जो नुकसान हो रहा है वो कैसे कंपनसेट करेगी? उसकी कोई रणनीति उसके पास नहीं है। लीडरशिप एक उसका अलग विषय है। फिर जो कांग्रेस के भीतर जो वैचारिक विरोध है वो सबसे बड़ी समस्या है। आप देखिए कि आप वहाँ जाते, कुंभ में ना जाते, लेकिन एक सवाल तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खड़ा कर दिया कि आप हिंदुत्व से भागते हैं, आप हिंदुत्व से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उनसे आप अपने आप को अलग कर लेते हैं, वहाँ आपकी धर्मनिरपेक्षता आ जाती है। तो
लेकिन इसका भी आपको जो बचाव करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसकी जो वजह ये है कि उनका जो थिंक टैंक है उसे उत्तर भारत की राजनीति के बारे में नहीं पता, चाहे वो आप जयराम रमेश हो या केसी वेणुगोपाल हो, उन्हें क्या पता कि इसका इम्पैक्ट उत्तर भारत की 250-300 सीटों पर किस तरह से आता है। तो जब वो वैचारिक तौर पर और जो स्ट्रेटजी के तौर पर जब आपको ये अनुमान ही नहीं है कि जहाँ से ये सरकारें बनती रहीं कांग्रेस की भी पहले, वहाँ जो है इन मुद्दों को लेकर एक लीडरशिप थी, एक स्टैंड था। आज कांग्रेस को फिर से रीथिंकिंग की ज़रूरत है कि एक्चुअल में वो जिस राजनीति के साथ आगे बढ़ रही थी वो उसके पीछे कहाँ छूट गई और उसको वो इस नुकसान की भरपाई कैसे करें। राजा साहब, यही दुविधा है और ये दुविधा आप ही की पार्टी की नहीं है बल्कि खुद राहुल गांधी जी के मन में है। तभी वो कहते हैं कि बब्बर शेर तो हैं हमारे यहाँ लेकिन जंजीरों में बंधे हैं। अब ये जंजीरों में किसने बांधा, ये सवाल पहले भी हमने उठाया था। भाई कौन है जो शेर को जंजीरों में बांध सकता है? ये प्रलोभन है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हिंदुत्व और गैर हिंदुत्व को लेकर उनके मन में कोई द्वंद्व है कि वो उस तरह का स्टैंड लेते हुए नज़र नहीं आते। हमने देखा है कि नेहरू जी का प्रबल विरोध हुआ जबकि आज़ादी के बाद का मसला था, उसके बाद इंदिरा जी का भी प्रबल विरोध हुआ, कई बार पार्टी टूटी, कहीं देवराज अरस के नेतृत्व में अलग कांग्रेस बनी, यहाँ तक कि 96 में हवाला के बाद भी कांग्रेस बनी थी मेरे ख्याल से, तिवारी कांग्रेस बनी थी जिसमें अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी और माधवराव सिंधिया जी भी कुछ अरसे के लिए गए थे। तो इन परिस्थितियों में आज आपके बब्बर शेर भी चुप हैं हिंदुत्व पर लेकर, शायद इसीलिए राहुल गांधी भी कहते हैं जी ना। देखिए सर जी, पहली बात तो जैसा आपने कहा कि राहुल जी नहीं गए या टॉप लीडरशिप नहीं गई। अब जहाँ तक टॉप लीडरशिप का सवाल है तो हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी गए, हमारे पीसीसी चीफ भी गए, उपनेता भी गए, जहाँ तक सवाल है इसका। अगर टॉप लीडर की बात करते हैं तो भाजपा में टॉप लीडर सिर्फ पीएम सीएम तक सीमित नहीं है, इनसे टॉप है मोहन भागवत जी, वो गए क्या? लेकिन अब ये दुर्भाग्य है कि मीडिया इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलती, कहीं नहीं सुना मैंने कि मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए। बहुत अच्छी बात। वहाँ प्रश्न उठने का एक कारण है कि वो हिंदुत्व के ध्वजवाहक के तौर पर देखे जाते हैं। तो जो अंदर की क्या गाथा है, उन्होंने यही मान लिया कि मैं न जाकर कावेरी में स्नान कर लूँगा, गोदावरी में स्नान कर लूँगा। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उनको, लेकिन वहाँ ये प्रश्न नहीं उठेगा। लेकिन आपके यहाँ जब आपने बिल्कुल ठीक कहा, जीतू पटवारी गए, तमाम नेता गए ना जी। अब वो दूसरा आता है, अभी हमारे सम्माननीय साथी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रहे हैं सदन में, मुझसे वरिष्ठ हैं, उन्होंने एक बात कही कि इतना रोजगार इन धार्मिक स्थलों से पैदा हुआ। धार्मिक स्थलों पे जाना मन को शांति तो दे सकता है, लेकिन बगैर शिक्षा को ऊपर ले जाए क्या संभव है कि हम सिर्फ मंदिरों में आस्था के नाम पर शिक्षा ग्रहण कर लें? संभव है? सोच लीजिए, आप फंस रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, संभव है जी, संभव है क्या जी? भाई रोजगार क्या हम मतलब हमारे अब कहा कि कुंभ आ रहा है, अच्छी बात है भाई, आपकी सरकार है, वो आपकी सरकार के समय में कुंभ आ रहा है तो इसका आयोजन करने का जिम्मा आप पर है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। अगर यही कुंभ कांग्रेस के सरकार के समय आया होता या देश में जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं केंद्र से लेकर राज्यों तक, तो क्या कुंभ के आयोजन नहीं हुए? हाँ, एक चीज नहीं हुई, पिछला कुंभ प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के लीडरशिप में। मेरा ये निवेदन है शरद जी कि एक गलती कांग्रेस ने की, वो गलती ये की कि कभी इन धार्मिक आयोजनों को इवेंट के रूप में नहीं ले गए, और इवेंट के रूप में नहीं ले गए। नहीं, ये आप कटाक्ष के रूप में कह रहे हैं या आप मान रहे हैं कि कांग्रेस की गलती रही है? ना, मैं कह तो रहा हूं साहब, इसको आप किसी रूप में ले लो। मैं ये कह रहा हूं कि बगैर शिक्षा के हम देश में तरक्की नहीं कर सकते और किसी स्तर पर नहीं कर सकते। इसलिए उस पर भी उतना ही फोकस सरकार का होना चाहिए, चाहे वो सरकार केंद्र की हो चाहे वो सरकार राज्य की। आपका आरोप ये है कि
इन मसलों पर, धार्मिक मसलों पर जितना ध्यान है उतना शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे मसलों पर नहीं है बीजेपी का ध्यान। मेरा कहना है जी जी, जवाब दीजिए यशपाल जी। देखिए शरद जी, आपने बहुत ठीक बात कही। दिनेश जी ने भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं आप दोनों। कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज रहती है। देखिए राहुल गांधी जी का वो बयान भी हमें हमेशा याद रहेगा, तब जब वे कहते थे कि मंदिर में लड़के क्यों जाते हैं, मंदिरों में लड़के लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। कांग्रेस के लीडर बोलते हैं कि हिंदुत्व तो मलेरिया है, डेंगू है, और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं कि प्रयागराज में संगम पर डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, क्या पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार के बयान जब देते हैं ना, तो आधा हिंदुस्तान प्रयागराज पर संगम पर जाकर के स्नान करके आ गया है। एक कस्बे में, एक नगर में पूरा नहीं, आधा हिंदुस्तान जाकर के डुबकी लगा के 60 करोड़ से अधिक लोग जाकर के आ गए। और आज के इस बजट में अगर 2000 करोड़ का प्रावधान किया है सिंहस्थ के बजट को, जो 2028 में आने वाला है, शरद जी मैं समझता हूँ कि 2000 करोड़ का बजट भी कम पड़ेगा, क्योंकि सिंहस्थ का, उज्जैन का जो महत्व है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और प्रयागराज की व्यवस्थाओं के साथ साथ हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस तब भी हिंदुत्व को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी, जैसे बजट के आज के दिन आपके चैनल पर अगर लखन घनघोरिया जी इसको सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तो यही इस बात को परिलक्षित करता है कि कांग्रेस मुखर होकर के क्यों नहीं हिंदुत्व के एजेंडे को, मंदिरों के संरक्षण को, कुंभ को, प्रयागराज को महत्व देने की कोशिश करती है। दिनेश जी, आगे भविष्य में आपको क्या दिखता है? मैं सुरेश राजे जी की दुविधा को समझ सकता हूँ। वो सब के मन में जितने भी, और बात उन्हीं की नहीं है, कई वरिष्ठ नेता भी पार्टी में जो ये स्टैंड एक है हिंदुत्व को लेकर, एक उलझन वाला स्टैंड है कि 2 कदम आगे चलो और 4 कदम पीछे चले जाओ, इसको लेकर दुविधा में। आगे क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के स्टैंड में कोई बदलाव आएगा, या जैसा आपने कहा कि जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जी के रहते, जिनकी आइडियोलॉजी या राजनीतिक विचारधारा में कहीं ना कहीं लेफ्ट लीनियज माना जाता है, कहीं माना जाता है कि वो जिस सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सो कॉल्ड वाम विचारधारा से अधिक प्रभावित है? जी देखिए, अब जो है कांग्रेस के सामने जो है एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर दी है। कांग्रेस जो ये माना जाता था कि सरकार चलाना और राजनीति करना केवल कांग्रेस को आता है और किसी दल को आता नहीं है, अब वो पूरा नैरेटिव बदल चुका है। पॉलिटिक्स का भी नैरेटिव बदल चुका है कि जिन मुद्दों पर राजनीति नहीं होती थी, आज वो मुद्दे जो है राजनीति में हावी हैं। जब वो मुद्दे हैं तो, और आप उन मुद्दों को एसोसिएट उससे कर ही नहीं रहे, अपने आप को कोई कनेक्ट ही नहीं है आपका, आप उससे भागते हो। या जो बयान देते हैं जिस तरह से पार्टी के भीतर, जो काडर बेस और नॉन काडर पार्टी का जो फ़र्क होता है वो यहाँ हमको दिखता है। जब आप एक संगठित सेना से जब आपका मुकाबला हो, तो आप ये फिर इसमें वो नहीं कहेंगे हम कबीलाई तरीके से जो है हमला करेंगे और जो है जीत जाएंगे। तो आपको ओवरऑल बदलने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो बदलने का समय है नहीं। देखिए, कांग्रेस आज इस स्थिति में नहीं पहुंची, वो लगातार कई दिनों से कांग्रेस के नेता हिंदुत्व के खिलाफ कई बार बोल चुके। दिग्विजय सिंह का तो बड़ा चर्चित बयान रहता था कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, मुझसे बड़ा कोई सनातनी नहीं है जी। तो वो उससे फायदा क्या हुआ कांग्रेस पार्टी को? कोई फायदा नहीं हुआ। आपने बड़ा सवाल खड़ा किया है, और सवाल ये भी है कि अब अगर कांग्रेस बदलती है तो क्या वो हिंदुत्व से अभिप्रेरित जो जनमानस है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये समय हिंदुत्व के उफान का बिल्कुल एक स्वर्ण काल है, ये समय। छावा जैसी फिल्म जो शिवाजी के पुत्र पर केंद्रित होकर बनी है, बताया गया कि किशोर और युवा रोते हुए निकले हैं उस फिल्म को देखकर। औरंगजेब के खिलाफ एक मुहिम की बात हो गई इस फिल्म को देखने के बाद। हो सकता है ऐसे मंजर हमें आगे भी देखने को मिले, लेकिन इसका मतलब है कि देश इस समय हिंदुत्व की, उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, एक अलग तरह की लहर पर सवार है। और इसका कारण ये भी है कि राम मंदिर बना, राम मंदिर के बाद कुंभ का आयोजन हुआ और काशी कॉरिडोर भी तैयार है। और उत्तर प्रदेश के इन तीनों स्थानों पर, जैसा यशपाल जी ने कहा, करीब करीब 64-65 करोड़ जो लोग आए देश के अलग अलग हिस्सों से, इन्होंने इन दोनों स्थानों का भी भ्रमण किया। और कांग्रेस की उलझन यही है, क्योंकि अब उसे अल्पसंख्यक भी अपने दोस्त के तौर पर नहीं देख रहा है, तो वो कहाँ खड़ी है? वो सोचती है कि उधर जाएंगे तब भी बीजेपी ही हिंदुत्व की पार्टी रहेगी, और इधर भी हम ये जो स्टैंड ले रहे हैं तब भी हमें, क्योंकि हम उस तरह के एग्रेसिव स्टैंड के हामी नहीं हैं जैसी समाजवादी पार्टी है या ममता बनर्जी हैं या स्टालिन हैं, तो हम हैं कहाँ? आज ये स्थिति कांग्रेस को बहुत दुविधा में डाल रही है। उसको कुछ बेहतरीन शायद सलाहकारों की ज़रूरत है
जो सबसे पहले स्टैंड तय करें पार्टी का। वो कोई भी स्टैंड हो सकता है, वो हिंदुत्व की मुखालिफत भी कर सकता है, लेकिन स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप स्टैंड स्टिल रहे तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।